नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत और चीन तकरीबन 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टर्स में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन है, जिसे चीन मानता नहीं है। ऐसे में आपको मैकमोहन लाइन के बारे में भी तफसील से जानकारी देते हैं। क्या है आखिर ये विवाद, आप ये भी समझिए। भारत और चीन के बीच ये विवाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत कहकर अपना हिस्सा मानता है, जबकि शिमला समझौते के अनुसार ये भारतीय राज्य का ही हिस्सा है। क्या है मैकमोहन लाइन, ये भी आप समझिए। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच खींची गई एक लाइन है, जो दोनों देशों की सीमा को बांटती है। मैकमोहन लाइन आखिर कितनी लंबी है? भारत और चीन के बीच खींची गई मैकमोहन लाइन की लंबाई तकरीबन 890 किलोमीटर है। इस लाइन के तहत तवांग को भारत का हिस्सा माना गया है। इसके साथ ही मैकमोहन लाइन पड़ा कैसे, ये नाम कैसे मिला, ये भी आपको बता दें। ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन ने ये लाइन खींची और उन्हीं के नाम पर मैकमोहन लाइन का नाम दिया गया। कहां पर है मैकमोहन लाइन, ये भी एक सवाल है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमांकन की एक रेखा मानी जाती है। ये लाइन भारत के पूर्वी हिस्से में। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। अमृतसर में G20 सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। इस सम्मेलन में एजुकेशन विंग की बैठक हो रही है। बैठक खास है क्योंकि खालिस्तानी समर्थकों ने धमकी दी थी, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजामात यहां पे किए। प्रशासन ने 10,000 जवानों को यहां पर तैनात किया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमृतसर में G20 सम्मेलन का आगाज। सम्मेलन को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद, खालिस्तानियों पर प्रशासन की नजर। दुनिया के 20 अहम देशों के समूह यानी G20 की अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है और इसको लेकर देश भर में साल भर लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी और अब अमृतसर में भी G20 की बैठक हो रही है। अमृतसर के खालसा कॉलेज में G20 की एजुकेशन समिट का आज पहला दिन कंप्लीट हो गया। इस समिट को रोकने के लिए कई आतंकी संगठनों ने अमृतसर में पोस्टर लगाए थे और कहा था कि यदि यह समिट यहां हुई तो हम ब्लास्ट करेंगे और कई तरह की अनहोनी घटनाएं करवाएंगे। लेकिन पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की सिक्योरिटी की वजह से आज यह समिट बिल्कुल सही सलामत कंप्लीट संपन्न हो गई है। अब देखना है कि कल जो समिट होती है उसमें क्या कुछ होता है। ये बैठक 17 मार्च तक चलेगी, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। 15 से 17 मार्च तक सम्मेलन चलेगा। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है। 28 देशों के 55 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मंगलवार को अमृतसर पहुंचे विदेश प्रतिनिधियों का पारंपरिक पंजाबी परिधान पहने विद्यार्थियों ने स्वागत किया। उन्होंने मेहमानों के मनोरंजन के लिए पंजाबी लोक नृत्य गिद्दा भी पेश किया। अमृतसर में जारी G20 शिखर बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। हाल ही में हुई कुछ घटनाओं की वजह से पुलिस और ज्यादा अलर्ट हो गई है। कुछ दिन पहले अमृतसर के अजनाला थाने में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह हजारों समर्थकों के साथ अजनाला थाने में घुस गया था। अपने एक सहयोगी को छुड़ा लिया था। यही नहीं, कुछ दिन पहले गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बाहर खालिस्तान के समर्थन में नारे भी लिखे गए थे, जिसके बाद अमृतसर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अमृतसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। खुफिया नेटवर्क को मजबूत किया गया है। खालिस्तानियों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है और पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। अमृतसर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। पंजाब पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती कर दी गई है। दरअसल किसान संगठन ने G20 बैठक का विरोध करने का ऐलान किया है। यानी कि खालिस्तानियों की धमकी और किसान संगठन के विरोध का ऐलान को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर को 3 जोन में बांटा गया है। सुरक्षा बलों के करीब 10,000 जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाता रहा, मगर अब भारतीयों पर हमले की धमकी दी गई। ये धमकी ऐसे समय पर दी गई जब हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंटनी अल्बनीज ने भारत की यात्रा के दौरान आश्वासन दिया कि हिंदू मंदिरों पर हमला करने वालों के लिए ऑस्ट्रेलिया में कोई जगह नहीं। मगर ये आश्वासन फिलहाल पूरा होता नजर नहीं आ रहा। एक सप्ताह पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को भरोसा दिया था, खालिस्तानी समर्थकों पर ऑस्ट्रेलिया कड़ी कार्रवाई करेगा।
ऑस्ट्रेलिया पीएम का ये आश्वासन फिलहाल हवा हवाई लग रहा है, क्योंकि खालिस्तान समर्थकों ने अब तो भारतीयों पर हमले की धमकी दे दी है। अभी तक मंदिरों में तोड़फोड़ की खबरें आती थी, मगर अब खालिस्तानी भारतीयों को निशाना बनाने की बात कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों के बाद भारतीयों पर अटैक की धमकी दी गई है। खालिस्तानी समर्थक रिम्बरेंस रैली कर रहे हैं। रैली के जरिए भारतीयों को निशाना बनाने की बात कही गई है। ब्रिस्बेन में भारतीय दूतावास का घेराव करने का ऐलान भी किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय पत्रकारों को धमकी भरे पोस्टर जारी किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर हमले की चेतावनी के पीछे एसएफजे का हाथ है। भारत में आतंकी घोषित इस संगठन के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो कुछ दिन पहले जारी किया। इस वीडियो में भारतीय उच्चायुक्त समेत कई लोगों को धमकियां दी गई। ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज ने भारत की यात्रा के दौरान आश्वासन दिया कि हिंदू मंदिरों पर हमला करने वालों के लिए ऑस्ट्रेलिया में कोई स्थान नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिरों में तोड़फोड़ और हमले का मुद्दा उठाया था। प्रधानमंत्री एल्बनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। वहीं पिछले कुछ महीनों में देखें तो ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थक काफी एक्टिव होते जा रहे हैं। मंदिरों पर आए दिन हमले कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 6 बार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। यह निशाना खालिस्तानियों की ओर से किया गया है। 4 मार्च 2023 को ब्रिस्बेन में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पर भारत विरोधी तस्वीरें बना दी गईं। 17 फरवरी 2023 को ब्रिस्बेन में गायत्री माता मंदिर के पुजारी को महाशिवरात्रि न मनाने की चेतावनी दी गई। 16 फरवरी 2023 को मेलबर्न के काली माता मंदिर में भजन कार्यक्रम के खिलाफ चेतावनी दी गई। 23 जनवरी 2023 को मेलबर्न के हरे कृष्ण मंदिर में खालिस्तानियों ने हंगामा किया। 17 जनवरी 2023 को मेलबर्न में श्री शिव विष्णु मंदिर में तोड़फोड़ की गई। 12 जनवरी 2023 को मेलबर्न के हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। हिंदू मंदिरों पर बार बार हमला होने से पीएम मोदी काफी आहत थे। यही वजह है कि जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए तो उनके सामने पीएम मोदी ने यह मुद्दा उठाया। ऑस्ट्रेलिया में पिछले महीनों में हिंदू मंदिरों पर हमले तेज हो गए हैं और इसके पीछे खालिस्तानी पूरी तरह से एक्टिव हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस पर लगाम लगाने की बात कहती है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा, जिन्हें भड़काऊ मौलाना के तौर पर भी जाना जाता है, उनका दिल्ली प्लान फेल हो गया। दरअसल तौकीर की तिरंगा यात्रा रोक दी गई। तौकीर रजा ने भारत 24 से खास बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से उनकी यात्रा पर ब्रेक लगाई है, लेकिन वो राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। सुनिए क्या कहा है। जो उनसे आज तिरंगा यात्रा निकालने वाले थे, सर क्या कहेंगे? रोक दिया गया। क्या कहेंगे? रोक दिया गया। आज 72 घंटे के लिए कहा गया, आपको बंद कर, यहाँ पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इसके लिए अब आगे क्या करेंगे? नहीं, अब ये उनका इख्तियार है, उनके हाथ में ताकत थी। जिस किस्म की भी बेईमानी हुकूमत कर सकती है, करवा सकती है, वो तमाम बेईमानियाँ की जा रही हैं। इन्हीं नाइंसाफियों, इन्हीं बेईमानियों के खिलाफ हमारी यात्रा थी और यात्रा बहुत शांतिपूर्वक हमारी होनी थी, लेकिन इन्हें अमन और शांति का पैगाम देने वाले पसंद नहीं है, इसलिए हमें निरुद्ध कर दिया गया और बेईमानी फैलाने वाले लोगों का स्वागत किया जाता है, उनको हर तरह की छूट दी जाती है। मैं अगर कोई मुसलमानों का जुलूस लेकर चला होता तो मुझे ना रोका गया होता, क्योंकि मेरे उस जुलूस से इन्हें हिंदू मुस्लिम करने में आसानी हो जाती। लेकिन चूंकि मैं देश के संविधान और देश का तिरंगा लेकर चलने की बात कर रहा हूं, इसलिए इन्हें तकलीफ हुई, इसलिए मुझे निरुद्ध किया गया है। आप अकेले ही मुसलमान हित की बात करते हैं और पार्टियां वोट लेने की जब बात आती है तो साथ आती हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे और कोई हो। क्या लगता है आपको, उन्हें भी साथ आना चाहिए? नहीं, पहले आप अपना सवाल दुरुस्त कीजिए। आपने कहा मुसलमान हित की बात करता हूं। मैं मुसलमान हित की बात नहीं करता हूं, मैं देश हित की बात करता हूं।
देश के अमन अमान की बात करता हूँ, देश के संविधान की बात करता हूँ। संविधान सर्वोपरि है हमारे हिंदुस्तान के लिए, संविधान की रक्षा की जानी चाहिए। ये लोग हमारे देश के संविधान के दुश्मन बने हुए हैं और मुझे अंदेशा है कि अगर लोगों में जागरूकता पैदा ना हुई तो ये हमारे देश का संविधान खत्म कर देंगे। आपकी वो कौन सी मांगे थी, अब आप आगे क्या करेंगे? वो तमाम मांगे हम राष्ट्रपति जी को पेश करेंगे। 20 तारीख को इंशाल्लाह हम राष्ट्रपति को ज्ञापन जरूर पेश करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मौलाना तौकीर रज़ा खान। साफ तौर पे कहा है इन्होंने जो संगठन हैं उनको रोक लगानी चाहिए, उन्हें बंद करना चाहिए। देश में तभी अमन शांति फैलेगी। मैं और अब बात दिल्ली वासियों की। देखिए, दिल्ली वासियों को इन दिनों हर रोज जाम से गुजरना पड़ रहा है। चिराग दिल्ली का एक पुल दरअसल रेनोवेशन के लिए कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है, लिहाजा लोगों को कई घंटों की जाम में मुसीबत झेलनी पड़ रही है। संवाददाता आनंद की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली देश की राजधानी के साथ साथ दुनिया का सबसे व्यस्तम प्रदेश में से है, या कहें राजधानी में से है। आप देख सकते हैं मैं चिराग दिल्ली के इस पुल पे हूं। दरअसल इस पुल को 25 दिन के लिए मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया है। अगर बात करें इस सड़क की तो दिल्ली के व्यस्तम सड़कों में से एक सड़क है जिसको इस पुल को मरम्मत के लिए 25 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, जिसका असर अब इसके आसपास की सड़कों पर साफ देखा जा सकता है। दरअसल अगर बात करें चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने ये पुल है और इस पुल को बंद करने के बाद अब इधर चिराग दिल्ली में एक लंबा जाम देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं। आपकी नजरें जहां तक आपको जाएंगी एक लंबी गाड़ियों की कतार जो कि सड़कों पर है वो नजर आएगी और जिसके चलते लोगों को कड़ी दिक्कतों का या कहें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस पुल को आगे आने वाले 25 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके चलते लोगों को कई दिक्कतों का सामना आगे भी करता रहना पड़ेगा। कैमरामैन मोहित साथ आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़े। देखिए, बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हुआ और पिछले 3 दिन में काम कम, हल्ला हंगामा ज्यादा सुनने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने विदेश में भारतीय संसद पर सवाल उठाया, उस पर सरकार की तरफ से न केवल माफी मांगने की मांग की जा रही है, बल्कि राहुल गांधी को टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक बता दिया गया। उधर विपक्षी दल आज संसद से ज्यादा सड़क पर संग्राम करते नजर आए। मार्च भी निकाला, लेकिन उनके मार्च को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। लगातार तीसरे दिन संसद में जमकर संग्राम देखने को मिला। में क्रमांक संख्या 7 पर लगातार तीसरे दिन संसद में काम कम और शोर शराबा ज्यादा सुना गया। संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति के जो सुनी और अंग्रेजी सड़क से लेकर संसद तक हंगामा ही हंगामा दिखा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 7 समंदर पार जाकर भारतीय लोकतंत्र पर जो बोले, उस पर अब घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। संसद में एक बार फिर से इस पर संग्राम हुआ। ट्रेजरी बेंच पूरी तरह से आक्रामक है और राहुल गांधी से संसद को बदनाम करने और गलत धारणाएं फैलाने का आरोप लगा रहा है। सभापति जी, ये बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक सदन का मेंबर जिस प्रकार से विदेश में जाके भारत के सदन का अपमान करता है, पार्लियामेंट का अपमान करता है, वो जब तक माफी नहीं मांगे तब तक इन सबके ऊपर एक प्रकार से कोई जिम्मेदारी एलोकेट की जाए। और अगर इनको कोई अपमान नहीं लगता है और ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो मेरा मानना है कि जो तख्ती है इनको सस्पेंड किया जाए। केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ फुल अटैकिंग मूड में है। पहले दिन राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाला, तो अब इस पर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को घेरा है। उन्होंने विपक्ष पर राष्ट्र विरोधी साजिश रचने का आरोप लगाया है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, आपने इस बात को भी एक विदेशी संस्थान में चर्चा के संदर्भ में रखा कि आपको अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का देश की संसद में हनन होते दिख रहा है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि गांधी खानदान के आदेश अनुसार जब लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य कागज फाड़कर स्पीकर की ओर फेंकते हैं, स्पीकर का अपमान करते हैं, क्या वो ब्रेवरी है या राहुल गांधी की डेमोक्रेसी की परिभाषा? स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी,
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश को बदनाम किया है, भारतीय संस्थाओं का अपमान किया है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक करार दिया। आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? अपनी यात्रा में आपने स्वीकार किया जम्मू में 1 महीने पहले कि भारत में शांति है, सौहार्द है। उनको एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि उनके प्रति कटुता का भाव है। तो आप झूठ कब बोल रहे थे राहुल गांधी? लंदन में कि हिंदुस्तान में? राहुल गांधी से माफी की मांग पर कांग्रेस अध्यक्ष लाल हो गए। उन्होंने कहा माफी का सवाल ही नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को कमजोर किया जा रहा है, सब टीवी चैनल्स को दबाया जा रहा है और जो लोग सच बोलते हैं उनको जेल में डाला जाता है। तो ये डेमोक्रेसी को खत्म करने की प्रक्रिया नहीं है तो और क्या है? तो इसीलिए माफी का सवाल नहीं। उधर विपक्ष संसद के बजाय सड़क पर ज्यादा एक्टिव नजर आया। विपक्षी नेताओं ने अदानी मुद्दे को लेकर संसद से ईडी दफ्तर तक मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने विजय चौक पर ही विपक्षी नेताओं को रोक दिया। इस पर विपक्षी नेता हमलावर दिखे। हमको विजय चौक के पास में नहीं जाने दे रही है। जो आदमी लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, LIC बर्बाद हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक बर्बाद हो गए हैं। जो लोग अपने पैसे बैंक में रखते विश्वास के साथ और सरकार के भरोसे, वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर उसको सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए ईडी तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि ईडी हमारे यहाँ पहुंचती है अपोजिशन के यहाँ। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे लालू जी हो, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, सभी विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई जो टारगेट कर रही है ना, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे, सड़क पर और हर जगह पे लड़ेंगे। विदेश में जाकर केंद्र सरकार पीएम मोदी पर सवाल खड़े करना, देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करना, बीजेपी को विपक्ष के खिलाफ मुद्दा दे दिया। जो विपक्ष सरकार को घेरने को लेकर पूरी प्लानिंग में जुटा था, अब वो फिलहाल बैकफुट पर दिख रहा है और सरकार पूरे एक्शन के साथ राहुल गांधी की माफी मांगने की मांग पर अड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आपको ऐसी खबर हम दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि देश ही नहीं दुनिया में पीएम मोदी की नीतियों का किस तरीके से असर हो रहा है। उग्रवादी से लेकर तालिबानी तक पीएम मोदी के विजन का कितना असर हो रहा है। और यही वजह है कि उग्रवादी और तालिबानी दोनों मुख्य धारा में लौटने में जुटे हुए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का असर। मुख्य धारा में लौट रहे उग्रवादी से लेकर तालिबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब दुनिया में लोगों की मदद करने का दूसरा नाम है। दुनिया के देशों को तुरंत राहत पहुंचाते हैं। कोरोना महामारी आई तो पीएम मोदी ने सबसे पहले दुनिया के सामने मदद का हाथ बढ़ाया और जरूरत के सामान के साथ साथ दवाइयां भेजी। हाल ही में तुर्की और सीरिया में भूकंप आया तो पीएम मोदी ने बिना वक्त गंवाए मदद की और सामान भेज दिया। पीएम मोदी के मदद भरे हाथ का असर हो रहा है। उग्रवादी से लेकर आतंकी तक अपने गलत काम को छोड़कर मुख्य धारा में लौटने लगे हैं। पीएम मोदी ने देश की बागडोर संभाली तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, पूर्वोत्तर का तेज विकास किया, दूर दराज के इलाकों और मुख्य धारा से कटे लोगों तक विकास को पहुंचाया। जो पूर्वोत्तर पहले दिल्ली से दूर माना जाता था, आज प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से काफी करीब हो गया है।
अब उसका असर भी दिख रहा है। नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी और अलगाववादी अब हथियार छोड़कर देश की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी अब हथियारों को छोड़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के 15 उग्रवादियों ने हाल ही में सरेंडर किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के सामने उन्होंने ये आत्मसमर्पण किया। उग्रवादियों ने AK-47 समेत कई हथियार पुलिस के सामने रखे। मुख्यमंत्री खांडू ने उग्रवादियों के आत्मसमर्पण को ऐतिहासिक करार दिया। साथ ही कहा कि ये सब राज्य पुलिस और असम राइफल्स के संयुक्त रूप से चलाए गए अभियान का परिणाम है। यानी पीएम मोदी के विकास रूपी राह पर उग्रवादी अपना हथियार छोड़कर चलने को तैयार हो गए हैं। न केवल नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी बल्कि हजारों किलोमीटर दूर तालिबानी भी मुख्यधारा में जुड़ने के लिए बेहद उत्सुक हैं। कुछ दिन पहले भारत ने अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं देने की घोषणा की और अब भारत ने तालिबान के राजनयिकों को प्रशिक्षण देने का फैसला कर सबको चौंका दिया है। पूरा तालिबान मोदी का मुरीद हो गया है। तालिबानी राजनयिकों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत हो चुकी है। IIM कोझिकोड के सहयोग से यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही इस कोर्स का नाम है इमर्जिंग विद इंडियन थॉट्स। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स पर सहमति जताई है। भारत के कारोबार, सांस्कृतिक विरासत और रेगुलेटरी इकोसिस्टम की जानकारी भी दी जाएगी। भारत का हमेशा से प्रयास रहता है कि सभी देशों का विकास हो और नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उग्रवाद और आतंकवाद छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की कोशिश करते हैं और इसका असर भी अब दिखाई दे रहा है। नॉर्थ ईस्ट और अफगानिस्तान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगी केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप। 16 से 21 मार्च तक केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप की यात्रा करेंगी। 16 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगी INS विक्रांत पर। कोची में INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर प्रदान करेंगी। 17 मार्च को कोलम में माता अमृतानंदमयी मठ जाएंगी राष्ट्रपति। तिरुवनंतपुरम में नागरिक स्वागत समारोह में हिस्सा लेंगी राष्ट्रपति। समारोह में कुटुंबश्री 25 का उद्घाटन भी करेंगी राष्ट्रपति। 18 मार्च को विवेकानंद स्मारक पर अर्पित करेंगी श्रद्धांजलि। तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी राष्ट्रपति। साथ ही कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र जाएंगी राष्ट्रपति। कवारती में नागरिक अभिनंदन में भी हिस्सा लेंगी। 19 मार्च को कवारती में NGO से संवाद भी करेंगी राष्ट्रपति। पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप को लेकर के PCB और BCCI की तकरार से फिलहाल इसका भविष्य खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा कि अगर पाकिस्तान में मैच के आयोजन नहीं होते तो श्रीलंका में इसका आयोजन करवाया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि एशिया कप या तो भारत जीते या फिर पाकिस्तान। हम दोनों फाइनल खेल रहे हैं, एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में फाइनल खेल रहे हैं। बस ये मैं देखना चाह रहा हूँ और यही होना चाहिए। बस वर्ल्ड क्रिकेट में और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के फाइनल होना चाहिए बस। अगर पाकिस्तान नहीं होता तो पहले तो पाकिस्तान होना चाहिए, अगर नहीं होता तो माई हार्ट गोज आउट फॉर श्रीलंका में होना चाहिए।